समक्ष इदानीं चन्द्रस्य अस्पष्ट क्रांति साधन पूर्वकं पातस्य गतयस्व ज्ञानम् इत्यस्य विषये अत्र चर्चा भवति। यहाँ पर अब हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि पात का काल बीत गया है या आने वाला है। इससे पूर्व आपके सम्मुख हम एक मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात विषय के ऊपर आएंगे। मंगलाचरण इस तरह से है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। अब विषय को प्रस्तुत करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि पात के बीते हुए समय को या आने वाले समय की जानकारी हम कैसे करेंगे। मित्रों, यहाँ पर श्लोक 7 में जैसा वर्णित है, सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति जानने के बाद यह देखना चाहिए कि चंद्रमा बसंत संपात में विषम पद में है या समपद में है। यदि चंद्रमा विषम पद में हो तो इसकी विशेष संस्कृत क्रांति अर्थात स्पष्ट क्रांति सूर्य की स्पष्ट क्रांति से अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल बीत गया है। इसी तरह से श्लोक 8 में जैसा बताया गया है, यदि कम हो तो समझना चाहिए कि पातकाल आने वाला है, परंतु यदि चंद्रमा समपद में हो तो इसका उल्टा समझना चाहिए, अर्थात समपद में चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति सूर्य की क्रांति से अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल आने वाला है, और कम हो तो यह जानना चाहिए कि पातकाल बीत गया है। यदि चंद्रमा के विक्षेप या असर से इसकी क्रांति कम हो तो घटाना पड़े तो ऊपर के नियम में विषम पद के बारे में जो कुछ कहा गया है वह समपद के बारे में समझना चाहिए, और समपद के बारे में जो कुछ गया है उसे विषम पद के बारे में समझना चाहिए। और स्पष्ट रूप से कहने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, विषम पद में स्थित चंद्र की सर संस्कृति क्रांति अर्थात स्पष्ट क्रांति यदि सूर्य की क्रांति से अधिक हो तो गतपात तथा उन हो तो गम्यपात होता है। समपद में चंद्रमा हो तो इसके विपरीत, और सूर्य की क्रांति से चंद्र की क्रांति यदि न्यून हो तो गतपात, अधिक हो तो गम्यपात होता है। भिन्न दिशा के सर में चंद्र क्रांति घट जाने पर चंद्रमा का पद भिन्न हो जाता है। श्लोक इस तरह से है। अथौज पद गस्येन्दु क्रांतिर्विक्षेप संस्कृता यदि स्यादाधिका भानु क्रांते पातो गतस्तदा उनाचेत स्यात् तदा भावी बाणं युग्म पदस्य च पदान्यत्वं विधौ क्रांतिर्विक्षेपा चेद्विशुद्धयति। इसकी उपपत्ति को प्रस्तुत करते हुए जैसा कहा गया है, रवि क्रांति विसंपदे प्रत्यहं वर्धमाना तथा च संपदे क्षीयमाणा दृश्यते। अतः विसंपदे स्थितस्य चंद्रस्य क्रांति सूर्य क्रांत्यापेक्षया अधिकाश्चेत् तदा अग्रेपि अधिका एव भवति। यतो हि रवि स्थिरगतिकश्चन्द्रस् तीव्रगत्याश्चलः ततस्तस्य क्रान्तेः प्रतिक्षणं वैलक्षणमिति विसंपदे वर्तमानस्य चन्द्रस्य क्रान्ति उपचीयते। यथा यथा ग्रतो याति
तथा तथा तस्य क्रान्तिरुपजीयते। प्रथम पदस्य तृतीय पदस्य च गोलसन्धौ आदि तदग्रतः राशित्रयान्तरे क्रान्ति परमत्वम्। अतो विषमपदे स्थितः यथा यथा अग्रो जाति तथा तथा क्रान्तिरुपजीयते। अनन्तरं सत्रिभात द्वितीय गोलसन्धिः यावत् समपदम्। तत्र स्थितो ग्रहः यथा यथाग्रतो जाति तथा तथा कान्तिरपि चीयते। एवमेव तृतीय चतुर्थ पदयोरपि। अतः विषमपदे स्थितश्चन्द्रस्य क्रान्तिर्यदा सूर्यक्रान्त्यापेक्षया अधिका तदाग्रे चालितस्य चन्द्रस्यातिशयेनाधिका भवति। यदि चन्द्रो यथा यथा पृष्ठतलश्चाल्यते तथा तथा तस्य क्रान्तिर्न्यूना भवति। अतो अस्याः रविक्रान्त्या सह साम्यं गतमिव कल्पितम्। एवमेव समपदे स्थितस्य चन्द्रस्य क्रान्तिः सूर्यापेक्षया स्वल्पा भवति। तदापि पृष्ठचालितस्य चन्द्रस्य क्रान्तिरधिका भवति। अतो अत्रापि सूर्यक्रान्त्या सह चन्द्रक्रान्त्या साम्यं गतिमिति सुस्पष्टम्। अस्मात् भिन्नत्वे क्रान्तिसौम्येस्यमिति। अतो गतगम्यलक्षणं युक्तियुक्तमेव। यहाँ पर पातकाल के विभाजन को स्पष्ट करते हुए जैसा कहा गया है, ओज और युग्म पद अथवा विषम और सम पद के बारे में बताते हुए कहा गया है, यहाँ बसंत संपात बिंदु से सायन कर्क बिंदु या दक्षिणायन बिंदु तक प्रथम पद, दक्षिणायन बिंदु से शरद संपात बिंदु तक द्वितीय पद, शरद संपात से सायन मकर तक या उत्तरायण बिंदु तक तृतीय पद और उत्तरायण बिंदु से बसंत संपात तक चतुर्थ पद है। प्रथम और तृतीय पदों को विषम या ओज पद और द्वितीय या चतुर्थ पद को समपद या युग्म पद कहा जाता है। अग्रिमः श्लोकः वर्तते यत्र पातस्य गत्यगम्यकालज्ञानम् इत्यस्य विषयस्य चर्चा अस्ति। यहाँ श्लोक इस तरह से है, क्रांत्योर्जे त्रिज्याभ्यस्ते परम क्रांतिज्ययो धृते तच्चापान्तरमर्धं वा योज्यं भाविनी शीतगौ सोऽध्यं चन्द्राद्गते पाते स तत्सूर्ये गतिताडितम् चन्द्रभुक्त्या हृतं भानु लिप्तादि शशिवत् फलम् तद्वक्षशाङ्कपातस्य फलं देयं विपर्ययात् कर्मयि तदस्कृतः तावत् यावत् क्रांति समीतयो। इन श्लोक संख्या 9 और 10 में जैसा कि बताया गया है, जब हमें इस विषय के बारे में बताना हो कि पात का गत्य या गम्य काल कितना है, तो उसके बारे में बताते हुए जैसा कहा गया है, सूर्य और चंद्रमा की क्रांतिज्या को पृथक पृथक त्रिज्या से गुणा कर दोनों में परम क्रांतिज्या का भाग देने से जो लब्धि आवे, उनके चापों के अंतर को अथवा अंतर के आधे को गतगम्य पातों के अनुसार चंद्रमा से घटा करके या जोड़ करने से अभीष्ट चंद्रमास होता है। इस चंद्र संबंधी फल
जिसको चापांतर या चापांतरार्थ भी कहते हैं, को सूर्य की गति से गुणा कर चंद्र की गति का भाग देने से प्राप्त लब्धि को सूर्य में चंद्रमा की तरह द्युतहीन करने से सूर्य का मान प्राप्त होता है। ऐसे ही चंद्र संबंधी फल को चंद्रमा की पात से गुणा करके चंद्र गति का भाग देने से जो फल प्राप्त होता है उसका पात में विलोम संस्कार, अर्थात चंद्रमा में धन किया हो तो पात में ऋण संस्कार, यदि चंद्रमा में ऋण किया हो तो यहाँ पर धन संस्कार करने से चंद्र पात की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से साधन किए हुए सूर्य की क्रांति और पात, संस्कृत चंद्र की स्पष्ट क्रांति अतुल्य हो तो फिर पूर्ववत साधन किए हुए चापांतर से संस्कृत सूर्य और चंद्र की क्रांति का साधन करना चाहिए। फिर भी यदि क्रांति अतुल्य हो तो जब तक क्रांति समान ना हो जाए तब तक अशकृत अर्थात यही क्रिया बार बार करनी चाहिए। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा की क्रांति समान हो जाएगी। उपपत्ति इस तरह से है, सूर्य चंद्रयोः क्रांति साम्यम पात, अतः रविचंद्रयोः ईष्ट क्रांति ज्ञातोनुपात द्वारा तयोर भुजयोर साधनम क्रियते। यदि परम क्रांति ज्याम त्रिज्या रूप भुजज्या तदा सूर्य क्रांति ज्यायाम किमति। त्रिज्या गुणे रवि क्रांतिज्या बटे परम क्रांतिज्या बराबर रवि भुजज्या अस्याम चापम भुजः। एवमेव त्रिज्या गुणे चंद्र क्रांतज्या परम क्रांतिज्या बराबर चंद्र भुजज्या अस्याम चापम बराबर भुजः चंद्र भुजः ऋण रवि भुजः बराबर भुजांतरम। यद्यपि क्रांतेर अंतरम यामोत्तरम भवति परंतत्र क्रांति साम्य ज्ञानार्थम भुजांतरम साधितम तत् सूर्य चंद्रमशोः पूर्वापरांतरम गतगम्ययोः पातयोः क्रमेण चंद्रेण रहितं सहितं वा करणेन अभीष्ट चंद्रो भवति। अत्र क्रियालाघवार्थं चापान्तरार्धस्य संस्कारः कृतः। अतोनुपातेन यावत्तां कालेन चंद्रस्य चापान्तराशानां भोगं करोति तावत् कालपर्यन्तं स्वस्वगत्या सूर्य पातश्चापि चलति। अतो अनुपातः यदि चंद्रगतौ चापान्तरं तथा सूर्यगतौ किमति। चापान्तरम गुणे सूर्यगति बटे चंद्रगति बराबर सूर्यफलम। एवमेव चापान्तरम गुणे चंद्र चाप गति बटे चंद्रगति बराबर पातफलम। सूर्यफलस्य संस्कारः धनरणत्वं सूर्यचंद्रवद भवति तथा च विलोमगतित्वात् पाते पातफलस्य विपरीत संस्कारो भवति। अनया रीत्या चंद्रकालिकौ सूर्यपावतौ भवतः आभ्यां चापान्तर द्वारा अशकृतकर्मणा सूर्यचंद्रमसोः साधनेन अनयोस्तुल्या क्रांति स्फुटा भविष्यति। यहाँ पर हमने असकृत कर्म से तुल्य क्रांतियों का स्थान कैसे निश्चय किया जाता है इसके बारे में विवेचन प्रस्तुत किया है। इस श्लोक 9 में जैसा वर्णित है, सूर्य और चंद्रमा की क्रांतिज्या को त्रिज्या से गुणा करके परम क्रांतिज्या से भाग देना चाहिए। लब्धियों में के धनु बनाकर उसका अंतर निकालें। इस अंतर को या इसके आधे को चंद्रमा की भूज्ञांश में जोड़ दें यदि पात काल आने वाला हो, और यदि पात काल बीत चुका हो तो उस अंतर या इसके आधे को चंद्रमा के भूज्ञांश से घटा दें। इस
इस अंतर या आधे को जिसको जोड़ा या घटाया जाए उस दिन की सूर्य की गति से गुणा करके उस दिन की चंद्र गति से उसमें भाग देना चाहिए। जो लब्धि आवे उसे सूर्य की भोग्यांश में उसी तरह जोड़ना या घटाना चाहिए जैसे चंद्रमा में जोड़ा या घटाया है। श्लोक 11 में जैसा कि बताया गया है, इसी प्रकार उस अंतर या उसके आधे को चंद्रपात अर्थात राहु की गति से गुणा करके चंद्र गति से भाग देकर जो लब्धि प्राप्त हो उसे राहु के भोग्यांश से उल्टे क्रम से संस्कार कर दें। अर्थात यदि चंद्रमा में अंतर जोड़ा हो तो राहु में घटा देना चाहिए, यदि घटाया है तो यहाँ जोड़ देना चाहिए। इन संस्कारों के बाद सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति फिर से प्राप्त करनी चाहिए। यदि दोनों समान ना हो तो यह क्रिया बार बार करके सूर्य और चंद्रमा की क्रांति जब तक समान ना हो तब तक करते रहना चाहिए। यहीं पर हम इस विषय को विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे श्लोक 12 तथा उससे आगे के विषय को।